टाइटल ऑफ द पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पेपर का विषय है सांख्यिकी के सिद्धांत। सेशन 20-21, क्लास बीकॉम सेकेंड ईयर, और जो यूनिट में पढ़ाने जा रही हूँ वो है यूनिट 2। बीकॉम द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं इन ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर आरती पिपरिया SOS जिवाजी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। मैं आपको सांख्यिकी अथवा स्टैटिस्टिक्स की दूसरी यूनिट जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी विषय वस्तु से अवगत कराऊंगी। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप कोई भी सांख्यिकी की बुक ले सकते हैं। हर स्टैटिस्टिक्स की बुक में यह चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो, और आपको यह चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा और आप अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप इस विषय में अच्छी पकड़ हासिल कर सकेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, करीब 20 बच्चों के मार्क्स हमारे पास हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि आप इस डेटा से क्या समझ पा रहे हैं। क्या यह डेटा हमें कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे पा रहा है? एक सेट ऑफ नंबर्स एक के बाद एक लिखे हुए हैं जिससे हमें कोई भी चीज़ कन्वे नहीं हो रही है। क्या हम इस क्लास के बच्चों के रिजल्ट के बारे में कुछ कह सकते हैं? मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसका उत्तर ना ही है। इस डेटा से हम इस कक्षा के छात्रों के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें कुछ एक ऐसा फिगर चाहिए जिसके द्वारा हम इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट भी कर सकें तथा वो इस डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कर सके। बाउली के अनुसार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमें बहुत सारे डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, कई हजारों की संख्याओं में डेटा है, तो उससे कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल है, और उसे समझने के लिए हमें उसे एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना होगा। इस समय में हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काम आते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू हम बहुत सारे डेटा को, लार्ज नंबर ऑफ डेटा को सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इस तरह से कई सेट ऑफ डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और उस डेटा सेट के बारे में कोई इन्फरेंस या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। पहला मीन, फिर मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीन, जिसे हम अर्थमेटिक एवरेज या फिर सिंपली एवरेज भी कहते हैं, सबसे पॉपुलर मेज़र है सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने का। मीन में हम सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। मीडियन, जो कि दूसरा मेज़र है सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र करने का, इसमें हम मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को निकालते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि सारे ऑब्जर्वेशन के बीचों बीच लाया करता हो। मोड वो है जिसके द्वारा हम सबसे ज़्यादा बार अपीयर होने वाला ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं। ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड। ज्योमेट्रिक मीन में हम जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। हार्मोनिक मीन में हम
ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल्स का मीन लेते हैं। तो ये सभी मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे पास हैं, जिसमें से कि मीन जो है सबसे अधिक पॉपुलर है और मीडियन एंड मोड भी बहुत अधिक यूज होते हैं। मीन अगर हम कहें तो सबसे आसान भाषा में अगर मीन की डेफिनेशन कही जाए तो क्या है कि सारे ऑब्जर्वेशंस जो आपने लिखे हैं उनको जोड़ लीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से उसे डिवाइड कर दीजिए। जो संख्या आपको हासिल होगी उसको हम मीन कहते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मीन। यह मीन निकालने का तरीका कब एप्लीकेबल होगा? जब हम हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो नंबर्स के फॉर्म में होगा, ऑब्जर्वेशन के डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में होगा। एक के बाद एक संख्या हमें दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि इसका मीन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सारे ऑब्जर्वेशंस का सम निकाल लेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड कर देंगे और हमें मीन मिल जाएगा। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि आपको लिखा हुआ है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n। तो जो सिग्मा एक्स आई है वो सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल है। सिग्मा जो सिंबल है सम टोटल के लिए यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। n जो लिखा हुआ है ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले आप सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करिए, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। जो आपको फिगर ऑब्टेन होगी उसको हम मीन कहते हैं। मीन की यूजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर जगह हम देखते हैं कि मीन का उपयोग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर भी मीन का उपयोग होता है। सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस उनके एवरेज स्कोर्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि उन्होंने कितने मैच खेले और उसमें ऑन एन एवरेज कितने रन स्कोर किए। जिस क्रिकेटर ने ऑन एन एवरेज ज़्यादा स्कोर किए वो एक बेटर क्रिकेटर कहा जाता है। ऐसे ही किसी सिटी के टेम्परेचर्स मेज़र किए जाते हैं और उनका एवरेज टेम्परेचर हमें बताया जाता है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं मीन के जो हमारी डेली लाइफ में अकर होते रहते हैं। मीन का जो फॉर्मूला हमने डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के केस में देखा, जिसमें कि हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मैं ये वही एग्जाम्पल ले रही हूँ जो शुरुआत में हमने देखा था। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल में 20 बच्चों के किसी भी एग्ज़ाम के मार्क्स लिखे हुए हैं। ये मार्क्स इस तरह से हैं 67, 86, 78, 90, 84, 23, 39, 66, 72, 12, 47, 55, 61, 75, 81, 96, 18, 78, 56 एंड 78। अब सबसे पहले हमें इन सभी ऑब्जर्वेशंस का टोटल करना है। तो हम जब इन सब ऑब्जर्वेशंस को जोड़ेंगे तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकल के आएगा 1262। और हम इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लेते हैं कि ये कितने बच्चों के नंबर हैं। तो हम देखेंगे कि ये 20 बच्चों के नंबर हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 20। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 1262 डिवाइडेड बाय 20 और ये निकल के आएगा 63.1। सो हम कह सकते हैं कि इस क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स क्या हैं, 63.1, या अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि इस क्लास के बच्चों के एवरेज मार्क्स 63 हैं। तो ये एक फिगर है 63 की जो इस पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है।
इससे हमें कई तरह की इंफॉर्मेशन मिलती हैं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि एवरेज मार्क्स 63 हैं। अगर पूरे सारे बच्चे जितने भी एग्ज़ाम में बैठे हैं उनका एवरेज 63 से कम है तो हम कहेंगे कि ये क्लास अबव एवरेज परफॉर्मेंस वाली क्लास है। अगर पूरे बच्चे जितने एग्ज़ाम में बैठे हैं उनका एवरेज इससे अधिक है, 63 से अधिक है, तो हम कहेंगे कि ये क्लास बिलो एवरेज है। इस तरह से मीन के थ्रू हम कुछ इन्फ्रेंसेस या कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। केवल एक के बाद एक संख्या दी हुई थी तो हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे नहीं हो रही थी। पर जब हमने इसका मीन निकाल लिया या एवरेज निकाल लिया तो हम इससे कुछ इन्फ्रेंस या कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ वो है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। आपसे पहले 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज अगर पूछा जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिखेंगे जो कि 2, 3, 5, 7 और 11 हैं। इनका मीन निकालने के लिए पहले हम इन सबका टोटल करेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 / 5 डिवाइडेड बाय 5। इनका टोटल आया 28, उसको हमने डिवाइड बाय 5 किया तो आ गया 5.6। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज जो है वो 5.6 है। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था मीन को समझने के लिए। अब हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे जब हम मीन ऐसी सीरीज का निकाल रहे हैं जबकि हमें डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। तो डेटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हम मीन कैसे निकालेंगे ये अब मैं आपको समझाऊंगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा, इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और वह ऑब्जर्वेशन कितनी बार अपीयर हुआ है यह लिखा हुआ है। कितनी बार अपीयर हुआ है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो भी वैल्यू हम मेज़र कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। सपोज हम कह रहे हैं कि इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन ग्वालियर, तो अगर हम कहें कि 1 लाख इनकम 10 लोगों की है तो 1 लाख हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया और 10 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जब हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है तब हम उसको मीन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अब मैं आपको बता रही हूँ। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ऑब्जर्वेशंस को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका सम टोटल ले लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। इससे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, इस डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा का मीन। इसको हम अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। जब हमें डेटा और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है उसका मीन हम कैसे निकालेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम अब देखेंगे। स्लाइड में दिए हुए एग्जाम्पल्स में एक तरफ तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज। एक बच्चा पर फैमिली ऐसी 23 फैमिलीज हैं, 2 बच्चा पर फैमिली ऐसी 27 फैमिलीज हैं, 3 बच्चा पर फैमिली ऐसी हमारे यहाँ 18 फैमिलीज हैं। ऐसे करते करते हम 7 बच्चा पर फैमिली पे जाएंगे जो कि 5 फैमिलीज हैं। ऐसी हमारे यहाँ 5 फैमिलीज हैं। तो अब इसका मीन निकालने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, ये हमारा x है, डेटा है हमारा, और नंबर ऑफ फैमिलीज ये हमारी उस डेटा की फ्रीक्वेंसी है। तो थर्ड कॉलम में, टेबल के थर्ड कॉलम में हम
डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो xi इंटू fi की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं उसमें टेबल में लिखी हुई है। एंड में हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया और xi fi का टोटल किया। तो मीन है सिग्मा मीन निकालने के लिए हम सिग्मा xi fi को डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। सिग्मा xi fi जो हमारा आया है वो है 294 और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो हमारा आया है वो 100 है। तो मीन इज इक्वल टू 294 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 2.94। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में या इस लोकेलिटी में 2.94 या कि 3 चिल्ड्रन पर फैमिली हैं। अब हम देखेंगे मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। पहला हमने एग्जाम्पल देखा था डेटा का, डिस्क्रीट डेटा का, जब हमें एक के बाद एक संख्या दी होती थी। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था डेटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी। अब हमारा तीसरा केस है जब हमारे पास डेटा बहुत अधिक मात्रा में होता है और डेटा जो है वो एक के बाद एक वैल्यूज़ बहुत पास वैल्यूज़ होती हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा को क्लास इंटरवल्स में बांट लेते हैं। क्लास इंटरवल्स क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यह सभी क्लास इंटरवल्स हैं। तो डेटा को जब हमने क्लास इंटरवल्स में बांट लिया, उसके बाद हमने उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी देख ली डेटा में, तो वो इस तरह की जो सीरीज बनती है उसे कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं ये अब हम देखेंगे। इसमें जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज मीन, f is frequency of each class, x is the mid value of each class, n is equal to total of frequency, sigma fx is equal to sum of product of mid value and the corresponding frequency। सम ऑफ मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हम फ्रीक्वेंसी से करेंगे और उसका टोटल ले लेंगे, वो हमारा सिग्मा एफ एक्स होगा। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इसमें हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है टेबल में दिए गए डेटा की। टेबल में हमारे पास जो डेटा है उसमें एक तरफ हमें मार्क्स लिखे हुए हैं जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। 0 से 10 मार्क्स 12 बच्चों के आए हैं, 10 से 20 मार्क्स 18 बच्चों के आए हैं, 20 से 30 मार्क्स 27 बच्चों के आए हैं, 30 से 40 मार्क्स 20 बच्चों के आए हैं, 40 से 50 मार्क्स 17 बच्चों के आए हैं और 50 से 60 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं। इस तरह के डेटा को हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला डेटा कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले कॉलम में हमने क्लास इंटरवल्स वाला डेटा लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तीसरे कॉलम में हमने मिड वैल्यू निकाली है। मिड वैल्यू निकालने के लिए हमने क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल को अगर हम देखें तो हमने 0 + 10 डिवाइड बाय 2 = 5। तो ये मिड वैल्यू है पहले क्लास इंटरवल की, 15 मिड वैल्यू है दूसरे क्लास इंटरवल की, 25 मिड वैल्यू है तीसरे क्लास इंटरवल की, 35 मिड वैल्यू है तीसरे क्लास इंटरवल की, 45 चौथे और 55 पांचवें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है। चौथे कॉलम में हमने मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो mi इंटू एफ आई। इसको हम एफ एक्स भी कह सकते हैं। इसका टोटल हमने नीचे निकाला जो कि 2800 आया। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 आया है। तो मीन निकालने के लिए सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो मीन इज इक्वल टू 2800 अपॉन 100
इज इक्वल टू 28। तो इस कक्षा के विद्यार्थियों के मीन मार्क्स क्या है? 28। कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने का एक अदर मेथड भी है जिसको हम शॉर्टकट मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें हम एक पर्टिकुलर डेटा को अज्यूम्ड मीन मानते हैं और d जो है वो हमारा स्टेप डेविएशन होता है, i हमारा क्लास इंटरवल है, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू आई। d निकालने के लिए हम ऑब्जर्वेशन को में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे और क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम एक नई सीरीज बनाएंगे और फिर उसका f से मल्टीप्लाई कर हम मीन निकालेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख रहे हैं 50 एम्प्लॉयज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन में है, इनकी डेली वेजेस का डेटा दिया हुआ है। पहले कॉलम में डेली वेजेस रुपीस में दी हुई हैं। 0 से 150 तक जो डेली वेजेस हैं वो 12 एम्प्लॉयज़ की हैं। 150 से 200 तक की वेजेस 13 एम्प्लॉयज़ की हैं। 200 से 250 तक की वेजेस 17 एम्प्लॉयज़ की हैं। 250 से 300 तक की वेजेस 8 एम्प्लॉयज़ की हैं। अब इस तरह के डेटा को हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं और इसको निकालने के लिए हम इससे पहले वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने पहले कॉलम में ऑब्जर्वेशंस लिख लिए। ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर क्लास इंटरवल के फॉर्म में हैं। दूसरे कॉलम में उन क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तीसरे कॉलम में ऑब्जर्वेशंस का मिड वैल्यू निकाला है। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू मिल जाएगी। फोर्थ कॉलम में हमने डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाला है, डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन लिखा है। डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए x माइनस ए अपॉन क्लास इंटरवल यूज किया है। पहली क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू 75 है और 175 को हमने अज्यूम्ड मीन माना है। तो 75 माइनस 175 जो कि 100 होगा और डिवाइड बाय 50 करेंगे तो -2 आएगा। इस तरह से हमने सारे डेटा में डेविएशंस फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन निकाल लिया है। फिफ्थ कॉलम में हम डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके विद साइन लिखा हुआ है। जहाँ पर डेविएशन नेगेटिव में आया है तो वहाँ पर f इंटू डी आई को माइनस में लिखा जाएगा। जहाँ पर डेविएशन प्लस आया है तो f इंटू डी आई प्लस में आएगा। इसके बाद हम इसको इन एफ डी आई का टोटल कर देंगे और f का भी फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर देंगे। ये टोटल करने के बाद हम मीन निकालने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू आई। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। एज्यूम्ड मीन हमारा 175 है। f और d के मल्टीप्लिकेशन का टोटल हमारा 9 आया है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है। क्लास इंटरवल भी हमारा 50 है। Therefore, mean is equal to 175 plus 9 divided by 50 into 50. 50 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास +9 रह जाएगा। 175 plus 9 करने से हमें मीन मिल जाएगा 184। तो इस तरह से हमने देखा कि शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशंस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और जो प्रीवियसली हमने मेथड देखा था वो भी आप क्लास इंटरवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर एक ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले मेथड से कुछ और आंसर निकलेगा और दूसरे मेथड से कुछ और आंसर निकलेगा। दोनों ही मेथड से आपको सेम आंसर मिलेगा। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स मीन की बताना चाहूँगी। मेरिट्स ऑफ मीन जो है एक बहुत ही सरल
तरीका है निकालने का, मीन को निकालने का मेथड बहुत ही सरल है और ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है और इसको समझना भी काफ़ी आसान है। मीन जो हम निकालते हैं इसमें हर ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हैं, इसीलिए इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशंस का रिप्रेजेंटेटिव होता है मीन। मीन में हम अलजेब्राइक कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप्स का अलग अलग मीन हमें मालूम है, तो अलजेब्राइक ऑपरेशन के द्वारा हम इन दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। मीन जो है फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपल से कम अफेक्ट होता है। फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपल का मतलब है कि अगर एक आध ऑब्जर्वेशन हमने गलत लिख लिया तो मीन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्डिंग करते टाइम कोई गलती हो गई जिस वजह से हमने कोई एक आध ऑब्जर्वेशन गलत लिख लिया, तो भी हमारा मीन जो है ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, जिस वजह से मीन एक बहुत पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जैसा कि मैंने आपको मेरिट्स में बताया कि मीन के साथ हम अलजेब्राइक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है कंबाइंड मीन। अगर आपके पास दो ग्रुप्स के अलग अलग मीन दिए हुए हैं तो आप उनका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीम ए के 15 मैचेस में 265 रन्स एवरेज हैं लास्ट ईयर के, और इस साल के इसी टीम के 25 मैचों में एवरेज रन 300 हैं। अगर हमें इनका ओवरऑल एवरेज निकालना है तो हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। x1 पहले ग्रुप का मीन है, x2 दूसरे ग्रुप का मीन है, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है पहले ग्रुप में, n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सेकेंड ग्रुप में। तो ऊपर वाली प्रॉब्लम में हम यह फॉर्मूला लगा के सारे मैचेस में कंबाइंड उनका एवरेज क्या है यह निकालेंगे। तो जो प्रॉब्लम मैंने ऊपर डिस्कस करी है उसमें x1 है 265, x2 है 300, n1 है 15 और n2 है 25। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाने के बाद इस टीम ए के 40 मैचों में कंबाइंड एवरेज 286.875 रन्स आता है। तो यह जो टीम है इसने 15 मैच पिछले साल खेले थे, इस साल इसने 25 मैच खेले थे, दोनों साल अलग अलग एवरेज था। इसका कंबाइंड एवरेज निकल के आया है 286.875 रन्स। तो हम अगर दो अलग अलग ग्रुप के एवरेज हमें पता है और हमें उनका कंबाइंड एवरेज निकालना है तो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर कर मीन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसलिए मीन जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए सूटेबल है, जबकि जो अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं लाइक मीडियन एंड मोड, उनमें हम ये अलजेब्राइक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। जहां मीन में इतने सारे फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे पहली डीमेरिट तो इसकी ये है कि इसे सिर्फ देखकर पता नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए पूरे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करना पड़ता है और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ता है। जब ऑब्जर्वेशन की संख्या कम है तो ये करना बहुत आसान है, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन की संख्या कई हजारों और लाखों में हो जाए तो इसे करना बिना कंप्यूटर की मदद के काफ़ी मुश्किल है और उसमें गलतियां होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है कि इसको सिर्फ देखकर पता नहीं लगाया जा सकता, इसको पता लगाने के लिए पूरे मैथमेटिक्स को अप्लाई करना पड़ता है।
दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि क्वालिटेटिव डेटा जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, इन सब में को मेज़र करने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। क्वालिटेटिव डेटा में मीन का उपयोग नहीं है। तीसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। अगर हमारे डेटा में बहुत जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू अगर होंगी तो जो मीन निकल के आएगा वो इतना प्रॉपरली हमारे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। लास्ट इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि समटाइम्स ये ऐसे रिजल्ट देता है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। इसमें हमारा उत्तर आया था कि हर फैमिली में 2.8 चिल्ड्रन पर फैमिली हैं। अब 2.8 चिल्ड्रन तो होते नहीं हैं, या तो 2 चिल्ड्रन पर फैमिली होते हैं या 3 चिल्ड्रन पर फैमिली हो सकते हैं। 2.8 चिल्ड्रन का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से मीन में कभी कभी ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरे अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं जिनका नाम मीडियन और मोड है, जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।